Good morning, everyone. Welcome you all. And this video is related with the paper solution, sample paper solution of CBSE, related with the social science. Okay. So in this video, we are going to discuss questions of geography of your social science paper. Clear? तो देखिए CBSE ने जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है उसके बेस पे हम ये देख सकते हैं कि जो सोशल साइंस में जो पेपर है, ज्योग्राफी की जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस उन्होंने दिए हैं। अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है आपके सैम्पल पेपर में जिससे कि थोड़ा सा हमें वरी होना पड़े। तो जस्ट आपको रीड करते रहना है, लर्न करते रहना है, ठीक है। थोड़ा सा मैप स्किल्स पे थोड़ा सा फोकस रखना है और MCQs को थोड़ा देखते रहना है, ठीक है। बाकी सब आप क्लियर हो जाएगा आपसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ऑन योर स्क्रीन, so this is your first question. This is a fill up, and this question CBSE asked that about business processing outsourcing and green revolution. Okay, so and during green revolution which industry expanded? Okay, कौन सी इंडस्ट्री थी जो expand की थी during green revolution? So first fill up is about BPO, ठीक है। BPO से रिलेटेड फर्स्ट फिलअप आपका है। तो इस फिलअप में देखिए क्या है, 2-3 चीज़ों पे हमें फोकस करना है। फिलअप या 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इज 1 मार्क्स, कैरिंग 1 मार्क्स। ओके, किसी भी पेपर को एनालिसिस करते टाइम इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है कि जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है तो उसको भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया जाए। 3 मार्क्स है तो भी थोड़ा डिटेल में उसकी डेप्थ देखी जाए कि कहाँ से वो क्वेश्चन बन रहा है, किस पार्ट से उस क्वेश्चन को पिक किया गया है, तो कौन सा पार्ट CBSE जो है टच कर रही है, इसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग BPO इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। देन फिलअप है इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री पूछा है दैट BPO किस इंडस्ट्री से, BPO कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, वी हैव 5 सेक्टर्स इन आवर इकोनॉमी, दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर एंड क्वाइनरी सेक्टर। ओके, सो दीज आर द 5 sectors. This is primary sector which is related with agriculture and the allied activities, and this is secondary sector in which we have industries, construction and other manufacturing work related work, and these 3 sectors related with service sector. ये किससे रिलेटेड है? सर्विस से रिलेटेड है। On the basis of knowledge, we further divided this service sector into 3 segments. First is tertiary sector, then quaternary sector, then quinary sector. Clear? तो हमारे पास टर्सरी, क्वाटरनरी एंड क्वाइनरी सेक्टर्स हैं। नॉलेज हम देखें तो जैसे हम टर्सरी सेक्टर से क्वाइनरी सेक्टर की ओर जाते हैं, नॉलेज जो है वो थोड़ा बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। नॉलेज इंक्रीज होता है। सो नॉलेज ज़्यादा किस में मिलेगा आपको? क्वाइनरी में मिलेगा, ठीक है। और क्वाटरनरी और टर्सरी एक्टिविटी से कंपेयर करके देखें तो इंक्रीज होता हुआ चला जाता है। यहाँ पर जो हमारा सेक्टर है क्वाटरनरी सेक्टर, ठीक है। कौन सा सेक्टर? क्वाटरनरी सेक्टर। ये क्वाटरनरी सेक्टर जो है इसमें जो IT प्रोफेशनल्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, ठीक है, ये जो हाईली स्किल्ड नॉलेज बेस्ड पर्सन है, दे आर एंगेज्ड इन दिस सेक्टर। एंड BPO का मीनिंग क्या हुआ? BPO मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। जब कोई कंपनी A किसी कंपनी B को अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे देती है, सपोज यू हैव ए सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी, ठीक है, आप गूगल से बिलोंग करते हैं और गूगल अपनी कोई ऐप डेवलप करने के लिए कोई कंपनी, इंडिया बेस्ड कंपनी है या अदर कंपनी है, उसको वर्क दे रही है, तो दिस इज़ नोन एज द, दिस कंपनी इज़ नोन एज द, कंपनी B इज़ नोन एज द BPO। ओके, कंपनी B इज़ ए BPO, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में BPO के जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए IT इंडस्ट्रीज़ मेजरली सपोर्ट द BPOs, क्योंकि IT इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम होता है, ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम होता है उनको अदर एजेंसीज़ को देना ज़्यादा सूटेबल होता है, ठीक है।
तो बीपीओ सपोर्ट करता है आईटी इंडस्ट्रीज़ को। किसको सपोर्ट करता है? आईटी इंडस्ट्रीज़ को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन ड्यूरिंग ग्रीन रिवोल्यूशन के ड्यूरेशन में हुआ क्या था? सबसे पहले बस इन दो चीज़ों का हमें ध्यान हो कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो है किस पे डिपेंडेंसी ज़्यादा थी। तो ग्रीन रिवोल्यूशन मेजरली डिपेंडेंट ओवर द इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन पे इनकी डिपेंडेंसी थी। सो वी कैन से, हम बता सकते हैं दैट इट हेल्प्ड द फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। क्लियर? किसको सपोर्ट करेगी? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को ये सपोर्ट करेगी। सो फर्स्ट आंसर इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सेकंड और ऑप्शन जो है उसका आंसर हो जाएगा आपके फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट मैच्ड पेयर अबाउट द प्रिमिटिव कल्टीवेशन। प्रिमिटिव कल्टीवेशन से ये क्वेश्चन लिया गया है, एग्रीकल्चर चैप्टर का क्वेश्चन है। सो प्रिमिटिव कल्टीवेशन में हमने एक पढ़ा था शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या पढ़ा था? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हमने ये चीज़ देखी थी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो मेथड है प्रिमिटिव कल्टीवेशन का, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक लिस्ट गिवन थी जिसमें कुछ कंट्रीज़ नेम थे एंड स्टेट वाइज जो इंडिया के अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन से जिसको हम नाम से जानते हैं वो नेम हमें गिवन थे, ठीक है। वहाँ से एमसीक्यू बनाया गया है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, तो आपको उसको ध्यान में रखना है। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव ए पेयर दैट इज़ दहिया मध्य प्रदेश। सो ये करेक्ट आंसर है, करेक्ट मैच्ड पेयर है, ठीक है। इसके अलावा आपको दिया है कुमारी सेकंड ऑप्शन में। कुमारी जो ऑप्शन है ये हम इसको वेस्टर्न घाट में बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। इसके अलावा आपको झारखंड गिवन है, ठीक है। झारखंड में इसको कुरुआ बोलते हैं। झारखंड में हम इसको क्या बोलते हैं? कुरुआ इन झारखंड। देन आपको खिल ऑप्शन गिवन है, ठीक है। खिल ऑप्शन गिवन है तो ये हम इसको हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा आंध्र प्रदेश भी आपको गिवन है, तो आंध्र प्रदेश में इसको पोडू PADU पोडू, इसको पोडू या पेंडा बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है और ये लिस्ट जो है इसको लर्न कर लेना है। कॉमन भी गिवन है, कॉमन आपको इसको उड़ीसा में बोलते हैं। उड़ीसा में इसका एक नेम और होता है दैट इज़ ब्रिंगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका दहिया मध्य प्रदेश। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन एग्रीकल्चर से आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। एग्रीकल्चर में आपको हमारे जो क्रॉपिंग सीजन्स हैं, देर आर 3 क्रॉपिंग सीजन, रवि, खरीफ एंड जायद, ठीक है। 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं। रवि विंटर्स में इसको ग्रो एंड कल्टीवेट किया जाता है, खरीफ समर और जो मानसून रीजन होता है उस टाइम पे, और जायद जो है ये इन बिटवीन 2, इन दोनों के बीच में। आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ रवि क्रॉप जो मंथ आते हैं जून, मई जून वाले, उन मंथ्स में जायद क्रॉप 2 मंथ्स के लिए कल्टीवेट की जाती है। और दिस इज़ रिलेटेड विद द वेजिटेबल, मोस्टली वेजिटेबल और जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उनका कल्टीवेशन इस टाइम पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गिवन है जो नेम, उनमें आपको वीट गिवन है, जो वीट इज़ द रबी क्रॉप, मस्टर्ड ऑल्सो रबी क्रॉप, सोयाबीन जो है वो खरीफ क्रॉप है। देन कुकुम्बर आपकी जायद क्रॉप हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन से आपको देखिए डायरेक्टली आपको बुक ओपन करनी है और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में जहाँ क्रॉपिंग सीजन गिवन है वहाँ से आपको रीड करना है अबाउट रवि, अबाउट खरीफ एंड जायद। इन तीनों के बारे में आप क्या देखेंगे? इनका कल्टीवेशन टाइम, इनका हार्वेस्टिंग टाइम और इनके एग्जाम्पल्स। ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे? 3 मार्क्स क्वेश्चन और MCQs को इसमें से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन जो इसमें आंसर हो जाएगा आपका कुकुम्बर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन गिवन है दैट इज़ आइडेंटिफाई द सोइल। सोइल को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सोइल जो है ये जो गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको अपने साथ कैरी करती है। देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको गिवन है लाइक रेड
टू ब्राउन कलर, ठीक है। तो फर्स्ट इज रेड टू ब्राउन कलर। चलिए यहाँ से नई आइडिया लगता है। सेकंड ऑप्शन देखिए, सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। जब सेलाइन की बात आती है तो डायरेक्ट आपके माइंड में आता होगा एरिड सोइल, ठीक है। कौन सी सोइल होगी? एरिड सोइल। दूसरा इसमें गिवन है कि ये सैंडी होती है टेक्सचर में। इसके लिए मैंने आपको बताया था दैट सैंडी टेक्सचर से मीन्स हुआ दिस इज द साइज ऑफ ग्रेन्स, साइज ऑफ ग्रेन्स ऑफ सोइल। सोइल ग्रेन्स के जो साइज है उसके बारे में बताया है। तो ये आपको क्ले, सिल्ट, सैंड, लोमी, ये कुछ साइज ग्रेन्स मिलते हैं। क्ले, सिल्ट और सैंड। सैंड की जो साइज़ होती है वो 0.5 से लेके 2.0 mm साइज़ होती है। लोमी में मिक्सअप होता है सबका। तो इसी बेस पे आप बता सकते हो कि, और ह्यूमस कंटेंट, थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है ह्यूमस और मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर कंटेंट सबसे कम जो है इंडियन सॉइल्स जो है, इंडियन सॉइल का जो क्लासिफिकेशन है उसमें आपको एरिड सॉइल में सबसे कम मिलेगा। क्लियर? एरिड सॉइल में सबसे कम आपको, लेकिन ह्यूमस जो है, ह्यूमस से तो जितनी भी ऑलमोस्ट सॉइल है इंडिया की वो सब लैक कर रही होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एरिड सॉइल। क्या आंसर हो जाएगा? एरिड सॉइल। डिस्ट्रीब्यूशन यदि एरिड सॉइल का हम देखें तो वो भी देख लेते हैं, मैप एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन की यदि हम बात करें तो इंडिया के अंदर दिस soil mostly found in राजस्थान, गुजरात, ओके, राजस्थान गुजरात में मिलेगी। तो ये जो गुजरात का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ये कवर करते हुए वेस्टर्न राजस्थान एंड पार्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, तो इस पार्ट में आपको ये एरिड सॉइल मिलेगी। क्लियर? अब आपको जब कभी भी सॉइल का जो मैपिंग में यदि सॉइल आती है तो इस तरीके से आपको शेडिंग करनी है अच्छे से। उसके बाद में एरो मार्क करना है और एरो मार्क करते हुए यहाँ पे आप लिखेंगे एरिड सॉइल, एरिड सॉइल रीजन। ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हो राजस्थान, गुजरात, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात, पार्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। क्लियर? तो इस तरीके से आप सॉइल मैप जो है उसको ड्रॉ करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ द मिलेट रिच इन द आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफीज। तो देखिए जितने भी आपके कोरस ग्रेन्स होते हैं दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ओके, न्यूट्रिएंट्स से रिच होते हैं। बाजरा मेजरली कल्टिवेटेड इन राजस्थान, ज्वार मेजरली कल्टिवेटेड इन महाराष्ट्र, रागी मेजरली कल्टिवेटेड इन कर्नाटका, हिमाचल का जो एरिया है वहाँ पे कल्टीवेशन इसका होता है। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा रागी होता है। राजमा आपकी सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसको स्किप कीजिए। बाजरा, ज्वार और रागी में से एक होगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो रागी ऑप्शन होगा। रागी जो है, रफीज जो है, ये सबसे ज़्यादा रफेज इसके अंदर मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हुआ। नेक्स्ट MCQs और जो फिलअप्स हैं वो हमारे 1 मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम डायरेक्टली स्विच करते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन पे। तो 3 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है सजेस्ट एंड एक्सप्लेन द 3 वे टू प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन। ओके, लैंड डिग्रेडेशन के मेजर्स हमें बताने हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको 3 पॉइंट्स जो हैं वो क्लियरली बताना होगा। स्टार्ट आप, मैं कहता हूँ 3 मार्क्स और 5 क्वेश्चंस को जो स्टार्टिंग होगी वो आप विद इंट्रोडक्शन कीजिए। सो इसमें आपको लैंड डिग्रेडेशन के लिए पूछा गया है। सो यू हैव टू डिफाइन 1 or 2 लाइन अबाउट द लैंड डिग्रेडेशन। सो व्हाट इज़ लैंड डिग्रेडेशन? लैंड डिग्रेडेशन का मतलब सिर्फ यही है कि डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, ठीक है। लैंड की जो क्वालिटी है, ठीक है, जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाए तो हम उसको लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको कुछ मेजर्स बताने हैं। तो मेजर्स में देखिए
सबसे पहले जो मेजर्स गिवन है आपके वो अफोरेस्टेशन गिवन है, ठीक है। तो अफोरेस्टेशन जो है वो क्या करता है, ये अफोरेस्टेशन जो है ये सॉइल इरोजन को रोकता है, ठीक है। ये सॉइल इरोजन को डिक्रीज़ करता है, और जितना सॉइल इरोजन कम होगा उससे होगा क्या, जितना सॉइल इरोजन कम होगा उससे लैंड की क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। तो फर्स्ट पॉइंट इज अफोरेस्टेशन। अफोरेस्टेशन जितनी भी आपकी एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए एक यूनिक पॉइंट है, तो हमेशा ध्यान रखें अफोरेस्टेशन। उसके बाद में आता है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। ग्रेजिंग जो है इंडिया के अंदर ओपन ग्रेजिंग को ज़्यादा देखा जाता है, इंडिया के अंदर मैनेज्ड नहीं होती है, पार्सल्स में डिवाइड नहीं होती है, ठीक है। तो इंडिया ग्रेजिंग को जितना ज़्यादा कंट्रोल किया जाएगा वो भी सॉइल इरोजन का एक, सॉइल को इरोड करने का एक ये बोल सकते हैं कि ओपन ग्रेजिंग से सॉइल की क्वालिटी वो डिक्रीज़ होती है या ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, ठीक है। ग्रेजिंग को प्रमोट करता है, तो हमें ग्रेजिंग को क्या करना पड़ेगा, मैनेज्ड वे में पार्सल्स बना के हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो आपको गिवन है प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। आप डायरेक्ट आप इस तरीके से देखिए, डायरेक्ट इसने जो लिखा है अफोरेस्टेशन, तो सिर्फ इतना ही आपको राइट नहीं करना है, ठीक है। इसको थोड़ा आपको 1 और 2 लाइन में एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अफोरेस्टेशन को एक्सप्लेन करेंगे। अफोरेस्टेशन से हो क्या रहा है, अफोरेस्टेशन से जो है सॉइल इरोजन जो है वो रेड्यूस होता है, और सॉइल इरोजन जितना रेड्यूस होगा सॉइल की क्वालिटी उतनी मेंटेन रहेगी, ठीक है। देन प्रॉपर ग्रेजिंग, मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे वी कैन डिवाइड द ग्रेजिंग लैंड इनटू द पार्सल्स, और जो पास्चर लैंड होती हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं, जो शिफ्ट कर सकते हैं, जो एनिमल्स हैं उनको वन पार्सल टू अनदर पार्सल, तो इट विल हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द सॉइल इरोजन। देन प्लांटिंग द शेल्टर बेल्ट्स। प्लांटिंग द शेल्टर बेल्ट्स में आप बताएंगे कि शेल्टर बेल्ट्स होती क्या है। शेल्टर बेल्ट्स जो है एग्रीकल्चर फील्ड है उसकी बाउंड्री पे जो हम ट्री लाइंस डेवलप करते हैं, ट्री लाइंस को हम ग्रो करते हैं। उन ट्री लाइन को ग्रो करने से होगा क्या, ट्री लाइन को ग्रो करने से जो विंड की जो स्पीड है इट विल ब्रेक द विंड स्पीड विच फर्दर रिड्यूस द सॉइल इरोजन, जो सॉइल इरोजन को रिड्यूस करेगा। क्लियर। सो इस तरीके से आप शेल्टर बेल्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ शेल्टर बेल्ट्स एक पॉइंट बना सकते हैं। तो इस तरीके से एनी 3 पॉइंट को आपको इसमें से एक्सप्लेन करना है। स्टेबलाइजेशन ऑफ द सैंड ड्यून्स जो है ये रिड्यूस करता है सॉइल इरोजन को, और रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान जैसे स्टेट है वहाँ पे सैंड ड्यून्स मिलेंगे, और सैंड ड्यून्स पे हम क्या करते हैं, ग्रीनरी डेवलप करके उनको स्टेबलाइज करते हैं, डेजर्टिफिकेशन को रोकते हैं। किसको रोकते हैं, डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। इसके लिए राजस्थान में एक इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश किया गया, CAZRI कजरी इन जोधपुर, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन जोधपुर। तो स्टेबलाइजेशन करेंगे ड्यून्स का, इससे क्या होगा, रेड्यूस होगा कौन, सॉइल इरोजन, और सॉइल की क्वालिटी, जो टॉप लेयर की सॉइल जो है वो स्टेब्लिश रहेगी उससे, तो वो फर्टाइल लेयर होती है जिससे हमें क्या मिलेगा, सॉइल को डिग्रेड होने से हम रोक सकते हैं। देन माइनिंग एक्टिविटीज़। तो माइनिंग एक्टिविटीज़ ये झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, मध्य प्रदेश, ऐसे जो स्टेट हैं, झारखंड उड़ीसा मेन स्टेट हैं, तो यहाँ पर जो माइनिंग एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से जो ओपन माइनिंग होती है, कौन सी माइनिंग होती है, ओपन माइनिंग। देयर आर 2 टाइप ऑफ द माइनिंग, फर्स्ट इज ओपन, सेकंड इज शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग, तो ओपन माइनिंग जो होती है, जब आफ्टर माइनिंग हम लीव करते हैं लैंड को, तो वो वहाँ पर जो लैंड है वो अनफिट हो जाती है, लैंड अनफिट हो जाती है फॉर कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन के लिए जो लैंड अनफिट हो जाएगी तो माइनिंग एक्टिविटी से भी क्या होता है, डिग्रेड होती है। इसके अलावा जो लाइक संगमरमर वगैरह जो अपने जो स्टोन जो माइनिंग जोन होते हैं वहाँ पर क्या होता है, उनका जो डस्ट है, ठीक है, उनसे जो डस्ट है, जो पोल्यूटेंट हैं वो क्या करते हैं, कॉन्टामिनेट कर देते हैं, कॉन्टामिनेट करते हैं किसको, हमारी सॉइल को, और उस कॉन्टामिनेशन की वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है और वो सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड होती है। तो हमें माइनिंग एक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा।
देन प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वाटर आफ्टर ट्रीटमेंट। तो जितने भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स या फिर हम जो हॉट वाटर जो है यूज़ लिया जाता है इन इंडस्ट्रीज़, उसको हम क्या करें, बिफोर डिस्पोज करने से पहले या फिर उसको रिलीज़ करने से पहले उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। और उस ट्रीटमेंट से क्या होगा, सॉइल जो है उसका पोल्यूशन, ठीक है, कौन सा पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन रेड्यूस होगा, तो हम क्या कर पाएंगे, सॉइल की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो लैंड डिग्रेडेशन के ये मेजर्स हैं, इनमें से आपको एनी 3 आपको राइट करने होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा दैट इज़ रिलेटेड विद एक पैसेज है, उस पैसेज से रिलेटेड है, तो इस पैसेज से आपको आंसर करना है। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पैसेज की एक रीडिंग हम हल्की सी लगा लेते हैं, जिससे पता चलेगा कि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे। डायरेक्ट बहुत ही मुश्किल है कि कोई आंसर आपको, कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो इसी में से आंसर चूज़ करने की कोशिश करे या फिर यहीं से आंसर को डायरेक्टली राइट करने की कोशिश करे, नहीं मिलेगा। और बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि आपको डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए जो इस पैसेज से। ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पैसेज होगा। चेक करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग को सीबीएसई की, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है विद दिस चैप्टर, और उसी बेस पे आपको एमसीक्यू दिए हैं, एमसीक्यू गिवन है, और उन एमसीक्यूज़ को आपको आंसर करना है। क्लियर। तो यहाँ पर जो आपको इस पैसेज में गिवन है, ये पैसेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से है। कौन सी इंडस्ट्री से है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से गिवन है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में मैंने बताया था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किस तरीके से प्रमोट करती है अदर सेक्टर्स को और मॉडर्नाइज करती है एग्रीकल्चर को। ठीक है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, देन ये बैकबोन होती है इंडियन इकोनॉमी के लिए, बैकबोन है क्यों, क्योंकि ये जॉब प्रोवाइड कराती है इनटू सेकेंडरी सेक्टर। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। एंड टर्सरी सेक्टर में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है, इट प्रोवाइड द व्हीकल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स इनटू द टर्सरी सेक्टर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ द प्री कंडीशन फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड द पोवर्टी। तो पोवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करने में हेल्प करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दिस इज़ द मेन फिलोसफी बिहाइंड द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज दैट एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया। ठीक है, तो जितने भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं और जितना भी जो जॉइंट सेक्टर वेंचर्स हैं, उन सब की एक फ़िलोसफी है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाए ताकि कंट्रीज़ को डेवलप किया जा सके। देन रीजनल डिस्पैरिटीज़ को पार्ट करती है। ठीक है, किस तरीके से पार्ट करेगी, कोई भी बैकवर्ड रीजन है, उस बैकवर्ड रीजन में क्या करेंगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेके आती है और वहाँ पे इस्टेब्लिश करती है इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्रीज़ डेवलप होने से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का इंक्रीज़ होगा, और उससे क्या होगा, फर्दर जो है रीजनल डिस्पैरिटीज़ है बिटवीन द डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड रीजन, वो रिड्यूस होगी। तो इसको ये करेगी। देन उसके बाद में फिनिश्ड गुड्स जो है वो प्रोवाइड कराती है, ट्रेड एंड कॉमर्स को इंक्रीज़ करती है, फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको ब्रिंग करने में हेल्पफुल है। तो लॉट ऑफ बेनिफिट्स आर देयर। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस पैरा से हमें गिवन है। ठीक है, तो उनको एक बार देख लेते हैं। सो दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ गिवन इन योर पेपर, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉल इन। कहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन से सेक्टर में आ रही है, एंड एग्रीकल्चर जो है वो कौन से सेक्टर में आ रहा है। अब यहाँ से आप देखिए, ऐसी कोई भी लाइन आपको पैसेज में गिवन नहीं थी, लेकिन आपको ये बताया गया था दैट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सपोर्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, और प्राइमरी सेक्टर। तो यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फिर कौन से सेक्टर में है और एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में है। सो दे आर द पार्ट ऑफ सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्टर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैसेज इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ओवर द एग्रीकल्चर एंड आइडेंटिफाई विच सेक्टर ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स बिलोंग टू। तो मैच द फॉलोइंग है तो बहुत ही आसान है वैसे, लेकिन आपको सेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कि कौन सा जो
जॉब है या कौन सी जो इंडस्ट्री है वो किस सेक्टर से रिलेटेड है। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, गारमेंट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और प्राइमरी एक्टिविटीज़ दोनों में होता है, ठीक है। लेकिन गारमेंट्स जो हैं ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पार्ट होता है। किसका होता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पार्ट होता है, ठीक है। तो गारमेंट का प्रोडक्शन जो है वो किस में होगा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होगा। एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ द पार्ट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी। सो गारमेंट्स को हम मैच कर सकते हैं किसके साथ? सेकेंडरी एक्टिविटी के साथ। तो ए के साथ 3 ऑप्शन आएगा, ठीक है। सो ए के साथ 3 ऑप्शन, ज़्यादा आपको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहीं पे आपको पता चल गया ए के साथ 3 ऑप्शन होगा। इसी में आपको दिया है बी के साथ 4th ऑप्शन, बी माइनिंग है और माइनिंग आपका प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट होता है। इसी में आपको ऑप्शन बी में आपको गिवन है सी के साथ 2 ऑप्शन। तो सी देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो मैंने आपको अभी इसी पेपर में डिस्कस किया था कि ये किसका पार्ट होता है? क्वाटरनरी सेक्टर का पार्ट होता है। आर एन डी के लिए नॉलेज, और नॉलेज जो है वो क्वाटरनरी सेक्टर में ज़्यादा होता है, ठीक है। नॉलेज बेस्ड स्किल, जो स्किल हैं वो किस में ज़्यादा ज़रूरत होती है? क्वाटरनरी सेक्टर में। इसके अलावा बैंकिंग है, तो बैंकिंग सिंपली टर्सरी सेक्टर का पार्ट होता है, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसका ऑप्शन क्या करेक्ट कर देंगे? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, सॉरी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हुआ। इसके बाद में एक क्वेश्चन और गिवन है आपको, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर? कौन सा ऑप्शन जो है वो मॉडर्नाइज नहीं करेगा एग्रीकल्चर को? सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड फार्म इक्विपमेंट्स। बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराती है, कल्टीवेशन के लिए इक्विपमेंट प्रोवाइड कराती है, ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, हार्वेस्टिंग मशीन्स एट्सेट्रा। तो इनसे क्या होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर को एक बूस्ट मिलता है। सेकेंड ऑप्शन, प्रोवाइड अनस्किल्ड लेबर फोर्स। अनस्किल्ड लेबर फोर्स से यहाँ मुझे इररिलेवेंट ये पॉइंट लग रहा है। देन थर्ड ऑप्शन इज सप्लाइंग फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। ऑफ कोर्स पेस्टिसाइड और जो फर्टिलाइजर्स हैं वो सप्लाई किया जाता है बाय द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टू द एग्रीकल्चर। देन प्रोवाइडिंग ट्यूब वेल्स, पम्प्स एंड स्प्रिंकलर्स। तो ये जो फार्म इक्विपमेंट्स हैं ये यहीं पे इसका ऑप्शन ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये फोर्थ ऑप्शन, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन 2 जो नहीं है। ये ध्यान रखना है, नोट पे आपको फोकस करना है। इस तरीके का यदि क्वेश्चन आता है तो बहुत डीपली अच्छे से आपको स्टडी करना है। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पैरा इज द इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स कंट्री नीड टू डेवलप। क्या ज़रूरी है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए या किसी एमएनसीज को स्टैब्लिश करने के लिए कंट्री को क्या है जिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा? सो कंट्री हैव टू फोकस ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एग्रेरियन फैसिलिटीज़ तो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। कल्टीवेबल लैंड्स इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मीडिया भी नहीं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट टू स्टेब्लिश ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म, ठीक है। एमएनसीज को स्टेब्लिश करने के लिए क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या आता है? तो इसके अंदर आपके रोड इज़ द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के अलावा वाटर एट्सेट्रा। सो दीज आर द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक अकेला अम्ब्रेला टर्म है और इस अम्ब्रेला टर्म में आपके पास क्या मिलेगा? रोड होगी, बैंक होगी, इंश्योरेंस कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ऑल द थिंग्स शुड बी अवेलेबल जहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग फर्म को इस्टेब्लिश करना है। क्लियर? तो यहाँ से आप इसे आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? डिस्क्राइब द रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो चैप्टर है 7th चैप्टर जो आपका है, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से रिलेटेड चैप्टर है, उसका आपको ये क्वेश्चन आप वहाँ से आपको मिला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको मास कम्युनिकेशन के बारे में पूछा है। तो इसी तरीके से आप 5 मार्क्स का जब क्वेश्चन होता है तो उसको आप कहाँ से डिस्क्राइब करेंगे? सबसे पहले आप मास कम्युनिकेशन को 1 से 2 लाइन में इसका इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन देने के बाद में आप क्या करेंगे? वो पॉइंट्स बताएंगे जो मास कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस रखता है। तो इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे मास कम्युनिकेशन होता क्या है। मास कम्युनिकेशन जो है
वो मासेस तक, ठीक है, जो मासेस का मतलब हो गया वास्ट पॉपुलेशन, ठीक है, वास्ट पॉपुलेशन तक मैसेज को डिलीवर करने का एक मेथड होता है विद द मास मीडिया, ठीक है, विद द डिफरेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन और डिफरेंट मीन ऑफ लेटेस्ट कम्युनिकेशन. When we can deliver a message or a information to the vast population or mass population together, then this is known as the mass communication. ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मास कम्युनिकेशन बोलेंगे. इसके बाद में आपको इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है. तो डिफरेंट मीन ऑफ द कम्युनिकेशन क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होंगे. इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आपके पास इंटरनेट है जो एक मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल भी दीजिए आप इंट्रोडक्शन में, लाइक न्यूज़पेपर है. न्यूज़पेपर के अलावा आपके पास रेडियो है, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, दे आर द एग्जांपल ऑफ मास कम्युनिकेशन. ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे और स्टार्टिंग करने के बाद में जो पॉइंट्स आएंगे वो मास कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस के लेके आएंगे. दिस इज़ द कोर पार्ट ऑफ, यहीं से आपके मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे आपको. लेकिन इंट्रोडक्शन देने से क्या होता है, एक आंसर राइटिंग की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और इम्प्रेशन अलग होता है. ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन में फर्स्ट बताया आपको, मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड एंटरटेनमेंट. डायरेक्ट इस तरीके से आप पॉइंट लिख सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं इट फॉर एंटरटेनमेंट. एक पॉइंट आप बना सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट बना सकते हैं इम्पोर्टेंट फॉर एंटरटेनमेंट. ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर एंटरटेनमेंट पॉइंट बनाएंगे, देन यू कैन एक्सप्लेन इनटू 1 और 2 लाइन. ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, डिफरेंट एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स दैट हैव रन ओवर द टीवी, रेडियोज, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द एंटरटेनमेंट. इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे. देन इट क्रिएट अवेयरनेस. तो एक ही पॉइंट, सिंगल पॉइंट बना देंगे क्रिएट अवेयरनेस को लेके. यहाँ से सेकंड पॉइंट बन जाएगा आपका क्रिएट अवेयरनेस. देन यू कैन एक्सप्लेन द अवेयरनेस. ठीक है, अवेयरनेस किस तरीके से अमंग द पीपल अबाउट द वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स, न्यूज़ एंड पॉलिसीज़. ठीक है, तो पॉलिसीज़ वगैरह को बताता है. इट इंक्लूड द रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स. ये तो आपको हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया. तो आप बताएंगे विद द न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन इट अवेयर द पीपल. ठीक है, लोगों को अवेयर करता है. देन ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट इज़ द, फॉर एग्जांपल इसी में आप ये दे सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का, दैट रन वेरियस प्रोग्राम्स. ठीक है, अलग अलग रीजनल और लोकल लेवल लैंग्वेज पे ये प्रोग्राम्स को रन करता है. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ. तो आप यहाँ से एक पॉइंट बना सकते हैं सपोर्ट वेरियस लैंग्वेजेस. ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है. तो रीजनल, ऑल इंडिया रेडियो रीजनल और लोकल लैंग्वेज में भी आपको प्रोग्राम शो कर रहा है या फिर ब्रॉडकास्ट कर रहा है. ठीक है, देन दूरदर्शन के लिए आप बता सकते हैं एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल प्रोग्राम. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एजुकेशन. ठीक है, ये भी बता सकते हैं. तो वेरियस एजुकेशनल प्रोग्राम्स दैट हैव रन ओवर द दूरदर्शन एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये आप एक पॉइंट बता सकते हैं. उसके अलावा आप क्या बता सकते हैं, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स के बारे में बता सकते हैं. तो लोगों में अवेयरनेस के लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती हैं. फॉर दैट वी हैव रन न्यूज़ प्रोग्राम्स एंड पीरियोडिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स. ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं. ठीक है, उसके अलावा आप बता सकते हैं शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर्स फिल्म्स एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म्स. ये क्या करती हैं, ये भी एंटरटेनमेंट का एक मीन है. ठीक है, जिससे हम मास मीडिया को यूटिलाइज कर सकते हैं. इसके अलावा ये अवेयरनेस लेके आता है लोगों में अबाउट द सोसाइटी, सोसाइटी को लेके, इकोनॉमिक अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस. ठीक है, तो ये अवेयरनेस के लिए इम्पोर्टेंट है. हमें सोशल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, इकोनॉमिकल अवेयरनेस, या जो भी जो प्रोग्राम रन हो रहे हैं न्यूज़ वगैरह, इन सब से हम कनेक्टेड रहते हैं. तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन. ओके, सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका डिस्क्राइब द, इसी का और पार्ट है, और पार्ट गिवन है आपको. ठीक है, तो इजी है. रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको बताना है. रोड ट्रांसपोर्ट किस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो बहुत से बेनिफिट्स हैं रोड के. यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है दैट रोड्स ऑलवेज हैव एन एज. एज रखती है रोडवेज बेनिफिट. ठीक है, क्या रखती है, बेनिफिट ओवर रेलवे. ठीक है, रेलवे पे. तो वहाँ भी आपका यही आंसर होगा. ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसमें आंसर. तो इसमें आपको बताना होगा कि रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो इजी है एज़ कम्पेयर टू द
रेल ट्रांसपोर्ट इसके लिए लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जस्ट बिकॉज कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस इजी suitable or easy, or it required less capital in the road transport as compared to the railway. नेक्स्ट आप बताएंगे प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस. यस, रोड जो है वो डोर टू डोर ट्रेवल करती है, वन हाउस टू अनदर हाउस, जो कि और कोई मीन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं करता है. लाइक रेलवे जो है वो हाउसेज के पास से नहीं जाता है, लेकिन रोड जो है वो डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं. नेक्स्ट देखिए, द रोड प्रोवाइड द फ्लेक्सिबल सर्विसेज टू मैन एंड द मटेरियल. तो फ्लेक्सिबल होता है, ईजी होता है, ठीक है. इट इज़ ईजी टू ट्रेवल विद द रोड, ठीक है. रोड से ट्रेवल करना आपके लिए आसान होता है. तो मैन और मटेरियल के लिए फ्लेक्सिबल होता है. लोडिंग और अनलोडिंग, ठीक है, कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है, ठीक है. किसको रिड्यूस करता है? कॉस्ट को रिड्यूस करता है. कौन? रोड ट्रांसपोर्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंस. ये ध्यान रखना है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कौन सूटेबल होता है? रोड ट्रांसपोर्ट. तो यूज़फुल फॉर द स्मॉल डिस्टेंस. क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? लोडिंग एंड अनलोडिंग जो है, लोडिंग और अनलोडिंग फैसिलिटीज़ जो है उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है. इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट इज़ हेल्पफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पेरिशेबल गुड्स. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. पेरिशेबल गुड्स कौन सी होती हैं? जो क्या करती हैं? डिके कर जाती हैं, ठीक है. डिके कर जाते हैं इन शॉर्ट टाइम, ठीक है. शॉर्ट टाइम में डिके करने वाली जो गुड्स होती हैं, लाइक आप देखिए मिल्क प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट, तो वो जल्दी डिके करते हैं. इसीलिए सिटी सेंटर के आसपास के एरिया में ही जो मिल्क प्रोडक्शन होता है या फिर उससे बनी हुई जो चीज़ें हैं, उनको नियर बाई के अंदर ही उनकी प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं और वो वाया रोड जो हैं सप्लाई करते हैं. तो रोड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ perishable goods, and it facilitates the distribution of the perishable goods from one point of production to the point of consumption in short time. Clear? तो ये बता सकते हैं रोड कैन नेगोशिएट ऑन द हायर ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप. यस, रोड जो है, जो ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप होता है, यदि स्टीप स्लोप है तो वहाँ पर भी क्या कर सकती हैं? ट्रेवल कर सकती हैं. इन द माउंटेन एरिया, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन एरिया ऑफ द हिमालय. सो इस तरीके से आपको एनी 5 पॉइंट, ठीक है, एनी 5 पॉइंट प्रिपेयर करने हैं अबाउट रोड ट्रांसपोर्ट एंड अदर मीन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन होगा मैप बेस्ड क्वेश्चन है, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी का ये लास्ट क्वेश्चन होगा. तो इसमें 5 लोकेशंस आपको गिवन है. राणा प्रताप सागर इन राजस्थान, नामरूप थर्मल पावर प्लांट इन असम एंड बेंगलुरु सॉफ्टवेयर कर्नाटका, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इन उत्तर प्रदेश, ठीक है. 5 में से आपको बोल रहा है एनी 3. तो यहाँ पे भी आपके लिए थोड़ा पेपर को फ्लेक्सिबल बनाया गया है. 5 लोकेशन गिवन है और आपको एनी 3 लोकेट करनी है. सबसे पहले इसमें क्या ध्यान में रखना है, कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है? जिन 3 लोकेशंस पे आप 100% श्योर हो, उन्हीं लोकेशन को आपको मार्क करना है, ठीक है. ऐसा ना हो फर्स्ट सेकंड थर्ड चूज़ कर लें या लास्ट 3 कर लें. रेंडमली कोई भी ऐसे सेलेक्ट नहीं करना है. सबसे पहले आपको 100% श्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही आसान है, ठीक है. फर्स्ट देखते हैं राणा प्रताप सागर. राणा प्रताप सागर डैम जो है ये आपके चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर है, और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है ये कॉर्नर जो आपको गिवन है, ठीक है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, ठीक है. इस तरीके से ये देखिए, ये आपको गिवन है चित्तौड़गढ़. यहाँ आपको ये डॉट मार्क ज़रूर करना है, ठीक है. इसीलिए लिखते हैं लोकेट एंड लेबल. लोकेट का मतलब हो गया कि आपको पॉइंट मार्क करना है, और लेबल का मतलब हो गया आपको एरो मार्क करते हुए राइट करना है नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन. क्लियर? तो इस तरीके से आप ये अंदर की साइड में भी लिख सकते हो इसको, यदि यहाँ पे कोई और लोकेशन नहीं है, ठीक है. क्लियरली मेंशन होना चाहिए, बेसिकली बात ये है, ठीक है. तो आपने राणा प्रताप सागर को इस तरीके से मार्क किया और उसके बाद में इसको साइड में आपने लिख दिया राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है. ब्रैकेट में आप राजस्थान लिख सकते हो, ठीक है. तो ये हो गया. उसके बाद में नामरूप थर्मल पावर प्लांट, ये असम का जो कॉर्नर है जहाँ पे डिगबोई है, ठीक है, वहीं पे नामरूप आपको थर्मल पावर प्लांट मिलेगा. इसको आप मार्क करके बाहर भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो नामरूप थर्मल पावर प्लांट आसाम, ठीक है. ये हुआ. इसके बाद में बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क. तो बेंगलुरु लोकेटेड इन द साउथ
ईस्ट कॉर्नर जो होगा वहाँ पे आपको बेंगलुरु मिलेगा। ये वाला कॉर्नर जहाँ ये तमिलनाडु को टच करता हुआ होगा, तमिलनाडु बॉर्डर पे मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मार्क करना है बेंगलुरु। एग्जैक्ट लोकेशन आपको मार्क करनी है। इसमें ऐसा ना हो कि कहीं यहाँ आप मार्क कर दें, इधर मार्क कर दें कर्नाटका में, तो नहीं, आपको ये मार्क करना है बेंगलुरु, और बेंगलुरु को इधर मार्क करते हुए यहाँ पे आप इसको लेबल करना है, ठीक है। देन विशाखापट्टनम पोर्ट आपको मार्क करना है। विशाखापट्टनम पोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वो इंडस्ट्री वाला वो चैप्टर मिनरल्स वाला आपको हट गया है। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको एक प्लांट है, आयरन एंड स्टील प्लांट भिलाई, और भिलाई के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश, तो ये कॉर्नर पे आप मार्क करेंगे, कॉर्नर से थोड़ा नीचे विशाखापट्टनम, ठीक है। मार्क करेंगे, लोकेट करेंगे एंड लेबल, ठीक है। तो इस तरीके से मैप की लेबलिंग होती है। देन आपको लास्ट गिवन है नरोरा। तो नरोरा जो है ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में, ठीक है। कौन सा है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र जो पावर प्लांट है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी ध्यान में रखना है। कौन सा पावर प्लांट है? न्यूक्लियर। दो तरीके की पावर प्लांट आपको गिवन है, थर्मल और न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में नरोरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नरोरा ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश में, ये आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का पार्ट है, ठीक है। तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास में इसको मार्क करना है, और ये हो जाएगा आपका नरोरा, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 7 आपको ये था न्यूक्लियर पावर प्लांट गिवन है मे बी इन योर बुक, तो उनको आपको ध्यान में रखना है। लाइक कल्पकम तमिलनाडु का है, केगा कर्नाटका में हो जाएगा, ठीक है, काकरापार गुजरात, ठीक है। तो ये कुछ नरोरा उत्तर प्रदेश आपको गिवन है, तो इनको आपको मार्क कर देना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो सैम्पल पेपर का डिस्कशन है इसका एंड होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।